Eazerians. We are Eazerians. हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है ईएस जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ पोखरियाल आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा ये जो ऐप है ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ईएस जोन एकेडमी मोबाइल ऐप। तो आज हमारा मकसद ये है कि यूके पीएससी का एग्जामिनेशन जो आने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर यूके पीएससी, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 के मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को एनालिसिस करके हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि आप, हमारा मकसद ये रहेगा कि आप फैमिलियर हो जाएं एक बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिए गए ऑप्शन से और भी किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस। ऑप्शन ए शुड कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ सरफेस। ऑप्शन नंबर बी शुड कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर प्रिज्म। हो सकता है ये टर्म आपके लिए नया हो कुछ बच्चों के लिए, प्रेशर प्रिज्म। एंड थर्ड ऑप्शन इज मे बी अबव और बिलो द सेंट्रोइड एंड कैन नॉट बी अबव मेंशन्ड। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे बेसिकली मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब एग्जाम में जाते हैं तो इस क्वेश्चन को अटैक करने का उनका स्ट्रैटेजी जो होगा वो इस तरह से रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस, और जो ऑप्शन उनको आता है वो उस ऑप्शन की तरफ, उस ऑप्शन को ढूंढना सर्च करेंगे। एंड वो सर्च करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर एक प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस का सेंट्रॉइड से कुछ डिस्टेंस नीचे होता है। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट ये रहता है सीओपी का, सेंटर ऑफ प्रेशर जिसका सिंबल होता है एच स्टार, दिस इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एच बार। तो वो आंसर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड से इतना डिस्टेंस अगर हम डाउनवर्ड जाएं तो हमें सीओपी मिल जाएगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हम वो ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे इसकी तरफ, कैन नॉट बी अबव मेंशन्ड। आप एक बार फिर से पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ प्रेशर प्रिज्म। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज प्रेशर प्रिज्म। सो प्रेशर प्रिज्म एक तरीका है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल प्रेशर व्हेन सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। तो लिक्विड के कांटेक्ट में जब कोई सरफेस होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका होता है। और इसकी एनालिसिस से देखिए हम क्या बता सकते हैं। वी हैव अ फ्री सरफेस और इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली कोइंसाइड कर रहा है लिक्विड के साथ। सामने से हम देखेंगे तो इस तरह का व्यू दिखेगा। इस केस के लिए प्रेशर डायग्राम हमें क्या बताता है, ये प्रेशर प्रिज्म जो बताता है वो बताता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ प्रेशर प्रिज्म का। एट दिस पॉइंट गेज प्रेशर इज 0, एट दिस पॉइंट फ्री सरफेस द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द फ्री सरफेस इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो मैं गेज प्रेशर की टर्म में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर 0, और जैसे जैसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये जो लाइन की लेंथ बढ़ रही है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग, राइट। मैं यहाँ से लोकस को मिलाऊं और एरो के जो टेल है इसको भी मैं मिलाऊं तो मुझे एक इस तरह का डायग्राम मिलेगा। इसका 3D वर्जन कुछ इस तरह का होगा। इसी डायग्राम को हम कहते हैं प्रेशर प्रिज्म। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो इस प्रिज्म का, जो इस ज्योमेट्री का वॉल्यूम होगा वही फोर्स होता है टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस डायग्राम। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। एट दिस पॉइंट प्रेशर विल बी रो जी एच, इफ दिस डिस्टेंस इज एच, तो ये जो प्रेशर होगा ये होगा रो जी इंटू एच, राइट। और साथ में हमें मिलता है ये वाला एरिया, दिस एरिया। तो मैं हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट से ये फोर्स निकाल सकता हूँ। तो आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वही अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। अब बात आती है कि उस अमाउंट ऑफ फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉइड होगा
सेंट्रॉइड ऑफ दिस वॉल्यूम विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर। तो इस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉइड होगा, इफ दिस इज बी एंड दिस इज एच, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे अपना ओरिजिन सेट करूँ, रेफरेंस यहाँ पे सेट करूँ, तो इसमें जाना पड़ेगा b बाई टू, along b we have to move b बाई टू, और along h it will be h बाई थ्री, क्योंकि बेस से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल का होता है एट h बाई थ्री। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन COP के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे b बाई टू कॉमा h बाई थ्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर प्रिज्म, correct option should be B. It coincides with the centroid of a pressure prism. Next question is on your screen. Bernoulli's equation can be derived from dash dash dash. Option A continuity, option B Newton's law of viscosity, Reynolds transport theorem, Euler's equation. So continuity equation is the conservation of mass, which says that along 1D रो a1 b1 इज इक्वल टू रो a2 b2, तो उससे तो हम बर्नौली इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज आउट। ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेज दैट shear stress in a flowing fluid is directly proportional to the velocity gradient और rate of angular deformation। तो ये तो विस्कोसिटी का रूल है। थर्ड इज रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, इसको हम RTT के नाम से भी जानते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में दो तरह की अप्रोच होती है, एक आयलर अप्रोच और दूसरी लैग्रेंजियन अप्रोच। तो फॉलो जो हम करते हैं एक कंट्रोल मास वाली जो अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं आयलर्स अप्रोच, और एक लैग्रेंजियन अप्रोच बोलती है कि आप फ्लूइड के पार्टिकल्स को सिलेक्ट कीजिए और उनको फॉलो कीजिए टू नो इट्स बिहेवियर। उन दोनों का ही एक लिंक होता है जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। सो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का काइनेमेटिक्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एंड थर्ड ऑप्शन डी इज आयलर्स इक्वेशन। So Euler's equation of motion मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, what is Euler's equation of motion, and on integrating Euler's equation of motion, इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें we get Bernoulli's equation। किस तरह से? Euler's equation of motion is v dv plus g dz and plus it is a relation between velocity and pressure, Euler's equation of motion, and when अमाउंट ऑफ फोर्स इज ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्स, एंड फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की दैट इज v, एंड v इज अ वेरिएबल। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिख रहा है आपको ये। अच्छा, एक टर्म और है इसमें, दैट टर्म इज dp अपॉन रो। इफ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन वी विल गेट p बाई रो प्लस v स्क्वायर बाई टू प्लस gz, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली ये जीरो होता है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट अ कांस्टेंट हियर। इसको अगर हम g से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है p बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई टू जी प्लस z विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number third, if velocity of flow through a pipe is doubled then head loss due to friction becomes। तो यहाँ पे अगर head loss का फॉर्मूला हमें याद है, what is the formula for head loss through a pipe। यहाँ पे देखिए flow through pipe में पहला टॉपिक जो आता है that is how to calculate the head losses due to friction। so head loss due to friction का ये सवाल है, मतलब मेजर लॉस से सवाल पूछा गया, और मेजर लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं डार्सी-विज़बैक इक्वेशन से एंड चेजिस फार्मूला से। तो मैं यहाँ पे डार्सी-विज़बैक इक्वेशन लिखूं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन दिस इज इक्वल टू 4f v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gd। क्वेश्चन पूछा गया है वेलोसिटी से, किस तरह से हम वेलोसिटी को रिलेट करें। तो v, देयर इज v स्क्वायर, बाकी तो सारी की सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी। f कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज f कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द पाइप कांस्टेंट, हमें सिर्फ किसको डबल करना है, वेलोसिटी को डबल करना है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा। सो hf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इमेजिन करिए 4cfl या 4fl v स्क्वायर डिवाइड बाय 2gd, v को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट आ रही हैं, इसका मतलब हेड लॉस
शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो आगे से इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए और उसमें सिर्फ वेलोसिटी को चेंज किया जाता है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर वाला रिलेशन डाल के जितने गुना से बाय हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो डबल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2, सो वी विल गेट 4 टाइम्स। सो आंसर इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज, ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये मैकेनिकल और सिविल के मिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लेवल ऑफ वाटर above the base point of a V notch is increased by 4 times, the discharge through the notch will become। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगा कैसे बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉच? तो नॉच का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे। द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज थ्रू नॉच इज 8/15 CD tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2G s to the power 5/2। अब इस फॉर्मूले में मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे। फॉर डिस्चार्ज फॉर्मूला इज 8/15 CD tan theta by 2, where theta is the angle of notch, CD is the coefficient of discharge, into under root of 2G, this is under root of 2G, and h to the power, h is the level of water above the base point of the notch, h to the power 5/2। it may be capital H, इसे capital H लिख लेते हैं। तो आप फॉर्मूले में देखें ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ वेरिएबल क्या बचेगा, h to the power 5/2। और अगर हम यहाँ पे h को 4 गुने से बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ h, एंड देन 4 टाइम इट विल बी 4 टू द पावर 5/2। और इस 4 को हम लिख सकते हैं, ये तो अब एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, 2⁻² टू द एक्सपोनेंट 5/2। एक्सपोनेंट रूल जो कि बेसिक्स क्लास में हमें पढ़ाए जाते हैं, इट सेज दैट we will get 2⁻5, so 2⁻5 is 32 times, so correct answer will be D, 32। आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पेन नहीं चलाना है। तो यूकेपीएससी में एक क्वेश्चन मैकेनिकल का ये पूछा गया था एंड सिविल में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया था इन 2013। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू अ पाइपलाइन, the one with the last loss of energy and direct reading is by venturimeter, orifice, flow nozzle, traversing a static probe। तो ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, डिस्चार्ज मेजरिंग की जो डिवाइसेस हैं इसमें लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी किस में होगा। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली बात है उसमें लॉसेस एनर्जी के सबसे कम होने वाले हैं। तो ऑरिफिस मीटर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू होता है दैट इज फ्रॉम 0.65 टू 0.68। इन सम बुक्स ये 0.64 टू 0.68 भी लिखा गया है, तो इतना ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। फॉर वेंचुरीमीटर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.95 टू 0.99 और 0.94 टू 0.98। एक रेंज है, इस रेंज में 0.01 का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में तो ये क्लियर है कि वेंचुरीमीटर में एनर्जी का जो लॉस होगा वो कम से कम होगा। चलो, ऑरिफिस मीटर में जो एनर्जी के लॉस का रीजन होता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज। इसकी हम शेप देखें ऑरिफिस मीटर की, शेप ऑफ ऑरिफिस मीटर, जो जेट का शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। वेना कॉन्टेक्टा ऑरिफिस से कुछ डिस्टेंस आगे होगा एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ दिस ऑरिफिस। जो वेना कॉन्टेक्टा फॉर्म हो रही होगी मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इसके बाद पाइप इस तरह से होता है। तो ड्यू टू शेप ऑफ द पाइप फॉर्मेशन ऑफ एडीज विल टेक दिस साइड। इस रीजन में एडीज फॉर्म हो जाएंगी। तो एडीज फॉर्म होने से हमेशा क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि वेंचुरीमीटर में इस तरह का केस नहीं होता है। इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर वी हैव अ कन्वर्जन सेक्शन, देन थ्रॉट एंड देन अ डाइवर्जिंग सेक्शन। तो इसमें लिक्विड जो फ्लो कर रहा होगा वो हम ये मान सकते हैं ऐसे ऊपर के मेथड से, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से, कि जेट इस शेप को कवर करके चल रहा होगा, राइट। देन फ्लो नोजल्स आर आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, बट ये दोनों डिस्चार्ज के लिए होती हैं।
फ्लो नोजल में भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इस तरह की ही शेप फ्लो थ्रू नोजल में बनती है, इस तरह की शेप। एंड फ्लो नोजल इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन केस ऑफ स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट डी, ट्रेवर्सिंग अ पिटेट स्टैटिक ट्यूब। ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि पिटेट ट्यूब के पाथ को फॉलो करते हुए। दिस इज नॉट यूज टू मेजर द डिस्चार्ज, पहले तो ये चीज है। दिस पिटेट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी, सो दिस इज आउट आउट आउट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो आप एनालाइज करना सीखे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लूं, ईएस जोन का जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो कल से स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से कोर्स का ये बता दूं कि किस तरह से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऑन गूगल प्ले स्टोर आपको सर्च करना पड़ेगा ईएस जोन अकेडमी, ईएस जोन अकेडमी मोबाइल ऐप। यू विल गेट दिस ऐप, यू विल गेट द ओटीपी बाय डिफॉल्ट। योर मोबाइल नंबर विल बी द रजिस्ट्रेशन नंबर। और ऑफर पीरियड 26 जैन से 5 फरवरी तक वैलिड है, तो आप जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जेट ऑफ वाटर। एक वाटर का जेट है, जेट मतलब होता है धारा, एक पानी की धारा है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है। एरिया इज 0.002 इन मीटर स्क्वायर, मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक जेट है, ये जेट का एरिया दिया हुआ है। एरिया मीन्स जब हम इसका सेक्शनल व्यू लेंगे, दिस एरिया विल बी 0.002 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ दिस जेट। यहाँ पे एग्जामिनर एज्यूम कर रहे हैं कि जो जेट बन रहा है ये सिलेंड्रिकल बन रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आइडियल अप्रोच में हम इसको सिलेंड्रिकल लेंगे। सो वेलोसिटी इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये स्ट्राइक करती है ऑन अ सीरीज ऑफ ब्लेड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लेड विल बी। वैसे तो ये क्वेश्चन फ्लूइड मशीनरी का है, बट आफ्टर अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन जो कि हमें डायनेमिक्स बताती है, F इज इक्वल टू ma से आप एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। एंड दैट इक्वेशन व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ ब्लेड, तो सीरीज ऑफ ब्लेड में फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, दिस इज रो ए वी इनटू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to relative velocity of blade. So relative velocity is v minus u, रो की वैल्यू रो की वैल्यू पानी है 10⁻³ एरिया इज गिवन, एरिया इज 0.002 into वेलोसिटी इज आल्सो गिवन 15 एंड देन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जो कि रिलेटिव मोशन ही होता है, ब्लेड के रिस्पेक्ट में जेट का कितना वेलोसिटी है, एंड ये आ जाएगा आपका v माइनस यू से 15 माइनस 6 विल बी 9। अब इसके बाद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में हमें क्या मिल जाएगा, 15 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ माइनस 3 विल गेट कैंसिल आउट। देन 15 2 30, तो 9 इंटू 30 इट विल बी 270 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 270 न्यूटन का फोर्स ये जेट सीरीज ऑफ ब्लेड पे एक्सर्ट करेगा, जो कि पहले से ही 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। किसी पॉइंट पे जिस पे अटैक हो रहा होगा वहां पे ब्लेड की स्पीड आपको दे दी गई है। तो अभी तक हमने कर लिए 6 क्वेश्चन। नंबर 7, द रेशियो ऑफ एक्सल डिस्चार्ज ऑफ अ जेट ऑफ वाटर टू इट्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कोएफिशिएंट से आपको पूछा गया है। फर्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ क्यू। अच्छा, इसको सोचें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी कोएफिशिएंट हैं ये सारे कोएफिशिएंट होंगे लेस देन 1। लेस देन 1 इसलिए रखा जाता है कि आइडियल जो डिस्चार्ज है या जो आइडियल वेलोसिटी है उसको हमने प्रूफ किया रहता है आफ्टर अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन फॉर आइडियल कंडीशंस। तो आइडियल कंडीशन से हट के अगर हम एक्चुअल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज विल बी
लेस और वेलोसिटी विल बी लेस। तो एक ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो वो आइडियल से तो कम ही आने वाली है वैल्यू। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विल बी क्यू आइडियल। इसको लेस देन 1 होने के लिए क्यू सॉरी इट विल बी क्यू थ्योरेटिकल, दिस इज क्यू प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल और क्यू आइडियल। जो वैल्यू बड़ी है उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए, जो वैल्यू कम है उसको आप न्यूमरेटर में रखिए, यू विल गेट द कोएफिशिएंट्स। सेकंड थिंग इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विल बी द रेशियो ऑफ v एक्चुअल या v प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय v थ्योरेटिकल। नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तब पिक्चर में आएगा जहां पे जेट मिनिमम एरिया एक्वायर कर रहा होगा, like in case of orifice meter, in case of mouthpieces, in case of orifice plate. orifice meter मैंने बोल ही दिया, orifice plate and orifice meter are same. So coefficient of contraction इसका representation होगा cc. cc is obviously ratio less area divided by more area. तो vena is the minimum cross section area, so it is the ratio of area of vena contracta divided by area of orifice, राइट। एक रिलेशन में आपको और बताता हूं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में इन तीनों से ही क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाए। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सीसी को आप मल्टीप्लाई कीजिए सीवी से। एंड द लास्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज एक्चुअली अ कांस्टेंट इन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, which says that shear stress in a flowing fluid is directly proportional to rate of change of angular deformation और velocity का gradient। तो इस proportionality साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम डायनेमिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि रेशियो बन जाएगा shear stress to produce this velocity gradient। तो ऑप्शन डी कांट बी आंसर। सो करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन डिस्चार्ज का ये सवाल था, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विल बी द करेक्ट वन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ फ्लो रीजन इट इज कॉल्ड। तो डेंसिटी एक फ्लूइड की स्पेस के साथ चेंज कर रही है। स्पेस के साथ मतलब हम जैसे फ्लो फील्ड में बढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स के साथ डेंसिटी फ्लूइड की चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है अगर डेंसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब डी रो का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। डी रो एक फाइनाइट वैल्यू आने वाला है एंड दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लो। अगर इनकंप्रेसिबल होता तो डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती, स्पेस का मतलब रीजन ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी कंप्रेसिबल फ्लो। अगला सवाल, द इनलेट लेंथ ऑफ अ वेंचुरीमीटर इज। ऑब्वियसली बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था वेंचुरीमीटर का। इन अ वेंचुरीमीटर देयर आर 3 पोर्शन, कन्वर्जेंट, थ्रॉट एंड देन डाइवर्जिंग पोर्शन। और फ्लो सेपरेशन की कंडीशन ना होने के लिए इसका जो डाइवर्जेंट पार्ट है, ताकि फ्लो सेपरेट ना हो जाए, उसके लिए डाइवर्जेंट पार्ट का जो लेंथ है वो कन्वर्जिंग पार्ट से ज्यादा बनाया जाता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल अगर ये क्वेश्चन दिया होता, मैं आपको बताता हूं, अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल ये क्वेश्चन दिया होता तो किस तरह से फ्रेम होता। इन अ वेंचुरीमीटर वी हैव 3 सेक्शन, कन्वर्जिंग, देन थ्रॉट एंड देन फाइनली डाइवर्जिंग पार्ट। तो जो डाइवर्जिंग पार्ट है ना, इसका लेंथ आप देख पा रहे हैं कि कन्वर्जिंग पार्ट के लेंथ से ज्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए, सेम इसे भी मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो हमें एक ये 2 एंगल मिलते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट और ये वाला एंगल है कन्वर्जेंट। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल कन्वर्जिंग विल बी द करेक्ट आंसर, बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर मुझे लेंथ ज्यादा रखना है तो ऑब्वियसली बात है इस एंगल को कम करना होगा, और ये लेंथ कम रखना है तो इस एंगल को ज्यादा रखना होगा, ठीक। सो करेक्ट वैल्यू विल बी मोर द इनलेट लेंथ इज लेस देन द आउटलेट लेंथ। अगला सवाल, दिस इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक यस, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10th, मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग. सो मैनोमीटर आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर. अब इसमें ऑप्शंस को आप देखिए, वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, ये तो हो नहीं सकता. फॉर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी वी हैव पिटर ट्यूब, वी हैव फ्लो नोजल्स, ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं. एंड फॉर मेजरिंग प्रेशर वी हैव मैनोमीटर्स. बैरोमीटर ऑल्सो मेजर प्रेशर, बट बैरोमीटर प्रेशर मेजर करेगा एटमोस्फेरिक वाला, इट मेजर्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बट मैनोमीटर मेजर्स pressure above the atmospheric pressure as well as below the atmospheric pressure. So option B seems to be correct. ये हमें सही लग रहा है, pressure at a point in a fluid. But option C को बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ेंगे. Difference of pressure between 2 points. Obvious सी बात है, मैनोमीटर्स दो तरह के हैं, एक है सिंपल मैनोमीटर या पीजोमीटर, U2 मैनोमीटर, और एक है डिफरेंशियल वाला. सिंपल पीजोमीटर ये सब मेजर करते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है ही है. लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर measures the difference of pressure between 2 points by using a manometric fluid. So B and C दोनों यहाँ पे सही होंगे. So correct answer will be option number D. आप option number D को टिक कर दीजिएगा. Next question 11. When the pipes are connected in series, the rate of flow is. जब pipes को हम series में कनेक्ट करते हैं तो total rate of flow is. मैं आपको डायग्राम बताता हूँ किस तरह के दो कनेक्शन होते हैं पाइप्स में. There are two types of connection, series and parallel. ये उस तरह के कनेक्शन के सिमिलर ही होते हैं जैसे रजिस्टर, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर हम बेसिक 10th और 12th में पढ़ते हैं. पाइप नंबर 1 इफ एंड देयर इज एंड टू एंड कनेक्शन. पाइप नंबर 1 पाइप नंबर 2 से एंड तक जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह का कनेक्शन, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह का होता है, दोनों का एक सिरा एक ही कॉमन पॉइंट पे होगा. सिमिलरली ये वाला जो एंड होगा पाइप का वो दूसरे कॉमन एंड पे कनेक्ट होगा. तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन कहती है कि जितना डिस्चार्ज इस पाइप से होगा पाइप नंबर 1 से, उतना ही डिस्चार्ज पाइप नंबर 2 से होना चाहिए. अगर इसका डिस्चार्ज Q1 है और इसका Q2 है तो दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए. दिस इज द कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे मास एक्युमुलेट ना होने के लिए, मास इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए जितना ही डिस्चार्ज आ रहा होगा उतना ही इससे बाहर जा भी रहा होगा. तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? सीरीज में तो पॉसिबल है. अगर आप इसको रजिस्टर से रिलेट करें तो रजिस्टर में देखिए यहां पे एक ही रास्ता है, यहां पे भी एक ही रास्ता है. एनालॉजी बनाना सीखे आप. एक रास्ता है तो चार्जेस के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो जो करंट होगा वो जितना R1 से फ्लो कर रहा होगा उतना R2 से भी फ्लो करेगा, क्योंकि करंट इकट्ठा नहीं हो सकता है. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास. बेसिकली दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास. करंट यहाँ पे चार्जेस इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. चार्जेस अगर इकट्ठा नहीं हो सकते तो जितना चार्जेस का रेट यहाँ होगा उतना ही रेट यहाँ होगा. सेम continuity question says that there should be no accumulation of mass, no accumulation of water to make it steady. steady बनाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए. So correct answer will be same as the flowing through each pipe. Correct. Next question, the range of coefficient of discharge for a venturi meter is. So coefficient of discharge venturi meter के लिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यूकेपीएससी में अगर मैकेनिकल के पेपर को सेट किया गया तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सिविल में है. दिस क्वेश्चन वाज इन सिविल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल में सीडी के बारे में पूछा था कि होता क्या है, वेंचुरी किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है. तो वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर डी 0.95 टू 0.99. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. तो आप बने रहिएगा. इस लेक्चर का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमने 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं इसका मकसद ये था कि आपको बताना किस तरह का लेवल यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है और उन क्वेश्चन को किस अप्रोच से हम सॉल्व करें. पेन चलाने की हैबिट कम से कम रखें एंड ऑप्शन से दिए गए ऑप्शन से किस तरह के और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. तो जब आप एक अच्छी तैयारी करते हैं तो ऑप्शन को एनालाइज करना जरूर सीखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.